हेलो दोस्तों, आज की कहानी दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पल्ले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं। बाई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती हैं। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना देखा। जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुँच गए, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं न देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्यों दुर्दशा हो रही, क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। 4 बातें सुनकर गम खा जाते, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सब कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सब जातियों में गढ़ बना दिया, लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधा का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। तब उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जात के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे, बहुत दिनों से साथ रहते। दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझाता हमें नहीं पता। अवश्य ही उसमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ खुशफुसी, कुछ हल्की सी रहती, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते, गर्दन हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लेते। नान में खाली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नान में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। संयोग की बात है, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें भेज दिया है। अपना यूँ बेचा ना जाना उन्हें अच्छा ना लगा या बुरा, कौन जाने, पर झूरी साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके
पुकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीब को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। वह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान ना हो सकता था कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों में से इस समय दूनी शक्ति आ गई। एक एक झटके में रस्सियां टूट गईं। झूरी प्रातः सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चन्नी में खड़े हैं। दोनों ही गर्दनों में आधा आधा घराव लटक रहा, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं। दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा। झूरी वाले को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे इस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक ही दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों हैं? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजूर को बड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नान में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों ना डाल देता बे? मालकिन मुझे मार डालेगी। चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सीख कहोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांध कर कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों की खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी ने उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नांद की तरफ आंखें तक न उठाईं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ जो सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में पड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाए भी न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो उसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया तो मार कहाँ तक
मार से कहाँ तक बचेंगे। गया तो दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जात का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसला है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली। उस एक रोटी से इसकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ मारती रहती थी, इसलिए बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते, पर रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती। प्रेम की इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्लभ न होते, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींग ऊपर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी तो मालकिन को ना फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो? तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तोड़कर भाग निकलें? हाँ, यह भी स्वीकार करता, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका उपाय, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही बालिका निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए, बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाट डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, आप चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इस पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा बैल भाग के जा रहे। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी उठ दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साल ले दौड़ा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हिरन का मालूम होता राह भूल गए, तुम भी बेहताशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चढ़ने लगे, रह रहकर आहट ले लेते, कोई आता तो नहीं। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाया और एक दूसरे को टेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम हटा दिया था, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता तो फिर किनारे हट गया। अरे, यह क्या कोई सांड है, डकौता चला आ रहा है? हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी है, उसने भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं। इन्हीं की तरफ आ रहा, कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मुंह भाषा में कहा, बुरे फांसे जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड से फूला हुआ हूँ, आरजू विनती ना सुनूंगा, भाग क्यों ना चले? भागना करता है तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है, आओ जो दौड़ाए। तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करे और आगे से रगेता हूँ, तुम पीछे से रगे दो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, मेरी ओर
छपटे तुम बगल से उसके पेड़ में सींग उसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। ज्यों हीरा पर झपटा मोती ने पीछे दौड़ा, सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रंगे था। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों उस्ताद थे, वे उसे अवसर न देते। एक बात सांड चिल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेड़ में सींग भोंक दी। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग भोंक दी। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा तो जी चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी का सींग न चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब यह घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचो। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2-4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था लेकिन निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसने खुर कीचड़ में धंसने लगे, ना भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में तो लौट पड़ा और फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने का एक तिनका भी ना मिला। समझ में ना आता था कि एक ऐसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थीं, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकरी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, पर इसमें क्या तृप्त होती। रात को जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो हीरा रहा नहीं जाता। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय ना निकलना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाहर ही दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा, उसने दौड़ाकर दीवार पर चोटें मारी और हर चोट थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय काजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने निकला। हीरा का जापान देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला? अपने बूत भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि बंधन में पड़ जाएं। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं, जान से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ परवाह नहीं है, यूं भी मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी के देह में जान नहीं है। 2-4 दिन यहीं हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो चलो, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी तो हिम्मत और बढ़ी। फिर वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग एक हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति थोड़ा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े वे सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गईं, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है। हम तो डर लगता है हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर आ चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू
लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता? इतना तो हो गया है कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों हाथ गधों को सींग से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंद के पास आकर सो रहा था। भोर होते मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों ने कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। बस इतना काफी कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र बंधे पड़े रहे, किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियाँ निकल आई थीं। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते हुए वहाँ 50-60 आदमी जमा हुए। तब दोनों मित्र निकले और उनको देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतकों वाल का कौन खरीदार होता? सहसा एक डलियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कूलों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बात करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंत जान से दोनों मित्र के दिल में कांप उठे। वह कौन है और क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उससे कोई संदेह न हो। दोनों ने एक दूसरे को भींगी नेत्रों से देखा, फिर सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रु श्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, भगवान सबके ऊपर दया करते, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान उस लड़की के रूप में हमें बचाया, आप क्या आप ना बचाएंगे? यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगी। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस डलियर के साथ चल दिए। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का रेवड़, हरे हरे हार चरता नीजर, सभी जानवर प्रसन्न थे। चिकनी चप्पल, कोई उछलता, कोई आनंद से बैठ पागुर करता। कितना सुखी जीवन था इनका, पर इतने स्वार्थी। इन सब किसी को चिंता नहीं कि उसके 2 भाई बदी के हाथ पड़े कैसे दुखी। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि परिचित रहा, हाँ इसी रास्ते में से गए होंगे, ले गया। वही खेत वही बागी वही गांव, वही खेत वही बाग वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान सारी दुर्बलता गायब हो गई। आहा, यह लो अपना ही हार आ गया, इस कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीचा आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर पर भागता हूँ, यह जानने देगा, इसे मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बच्चों की बात कुलेने करते हुए घर की ओर दौड़े। हुआ हमारा थान है। दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। डड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता है। जूहरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था, बैलों को देखते ही दौड़ा, उन्हें बारी बारी से गले लगाने। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। डड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ, मैं तो समझता हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी के मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह मेरे द्वार पर खड़े हैं। डड़ियल जलाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग जलाया। डलिया पीछे हटा, मोती ने पीछा किया, डलिया भागा, मोती ने पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा डड़िया रास्ता देख रहा था। डड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती भी सूर की भांति उसका रास्ता रोक के खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते और हंसते। जब डड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न दें। अगर वह मुझे पकड़ते तो मैं बेमारे ना छोड़ता। अब ना आएगा, आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है। जो गोली
मरवा दे, मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान नहीं समझता, इसलिए कि हमने इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे। सारे गांव उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के हाथ चूम लिए। ये कहानी 2 बैलों की थी। झूरी के बैल थे जिन्हें झूरी बहुत प्यार करता था। बैल भी झूरी को प्रेम करते थे। जय हिंद।